किसान भाई और बहनों नमस्कार। सजीव फोन इन कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त स्वदेश श्रीवास्तव। किसान भाइयों, सबसे पहले तो स्वीकार करें हरियाली अमावस्या की शुभकामनाएं। ये एक अनूठा त्यौहार है जिसमें ईश्वर के द्वारा जो हरियाली का वरदान हमको मिलता है उसके प्रति हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, और विशेष रूप से जो सबसे बड़े सृजनकर्ता हैं उसके लिए भगवान शिव का हम आह्वान करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप भी बढ़ चढ़कर ये त्यौहार मना रहे होंगे और ईश्वर का ज़रूर से शुभकामनाएं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे होंगे। तो आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम करें, और हरियाली के आदान प्रदान में जो कुछ कमी रह गई है, जो कुछ खेत में नहीं हो पाया है, उसकी हम याद दिलाने के लिए कि क्या कुछ काम करने बाकी हैं, हम ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। और साथ ही लेकर आए हैं एक ज़मीन से जुड़े हुए विशेषज्ञ डॉक्टर अहिरवाल साहब को। केपी अहिरवाल जी संयुक्त संचालक कृषि हमारे बीच में हैं और हमको बताएंगे कि हमको इस समय कौन कौन से काम जो बचे हुए हैं उन्हें जल्दी से पूरा किस सावधानी के साथ करना है। नमस्कार अहिरवाल साहब, स्वागत है आपका। तो अहिरवाल साहब, जैसा कि हमने कहा कि ये जो आज का त्यौहार है इसका नाता कृषि और वनों से भी है, और साथ में किसानों के लिए विशेष महत्व रखता है। किस तरीके से ये त्यौहार हमारे प्रदेश में मनाया जाता है? देखिए, आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। हरियाली, तो हरियाली का आज हरियाली अमावस्या भी है और सोमवती अमावस्या भी है। जो आज का जो योग बना है वो 20 साल बाद जो है ना आया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी धार्मिक या आध्यात्मिक रूप से कहें तो बड़ा पवित्र दिन है, पावन दिन है। तो इस दिन, और हरियाली से सीधा शुद्ध तात्पर्य, हरि से तात्पर्य भगवान से, ईश्वर जो सृष्टि करता है उससे है, और हरियाली से ही सारा सृष्टि का जन्म होता है और हरियाली से ही सारी सृष्टि चलती है। हम जानते हैं कि दुनिया में अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो सब शून्य है। तो पेड़ पौधों का महत्व सभी प्रकार के, चाहे वो हमारे जीवन में उपयोग में आने वाले फल सब्जी अनाज हों, और बड़े वृक्ष हों, चाहे वन वृक्ष हों, सार औषधि पौधे हों, इन सब का महत्व अपने आप में है। तो आज के दिन अगर हम आज के दिन से इनका रोपण शुरू करते हैं तो इसका बड़ा महत्व होता है। और मेरा तो ये मानना है कि आज के दिन जो पौधे लगाए जाते हैं वो 100% जो है ना सफल होते हैं, ऐसा मानना है लोगों का। कितनी अच्छी आपने बात कही है कि हरियाली का मतलब हरि से जुड़ना और एक हरा वृक्ष लगाना, यानी हरि की स्थापना करना। बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर बात आपने कही है। और कई किसान भाई तो यंत्रों की भी पूजा करते हैं इस दिन। यंत्रों का आज हमारे मध्य प्रदेश में सभी किसान भाई जानते हैं कि बरसात के बाद हमारी खरीफ की फसलें हम लोग बोना शुरू करते हैं, चाहे वो सोयाबीन हो, मक्का हो, ज्वार हो, बाजरा हो, सभी प्रकार की फसलें बोनी का काम आज से हम लोग बंद करते हैं। इसलिए हलधर भगवान की आज पूजा भी करते हैं, और हल जितने भी कृषि यंत्र हमारे उपयोग में आते हैं सबकी आज के दिन पूजा होती है। जी जी। तो उसका उद्देश्य यही होता है कि भगवान, हमने जिस तरीके से तेरे यंत्रों का या तेरे अस्त्रों का हमने उपयोग किया है, भगवान उसी अनुरूप हमको इसका फल देना। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हम चाहे चीज़ सजीव हो या निर्जीव हो, यंत्र जो हमारे निरंतर कृषि के काम में आते हैं उनका आभार व्यक्त करते हुए, और ये मानते हैं कि आज तक जो बोनी है वो पूर्ण हो चुकी है, और अब हमको फसलों की बोनी बंद करके और उस पर ध्यान देना है, आगे के कृषि कार्य, आगे के कृषि कार्य। जी जी। हमारे किसान भाई भी हमसे बातचीत कर सकते हैं। आज हरियाली अमावस्या के साथ साथ जो आपको खरीफ फसलों में समस्या आ रही हो, तकनीकी मार्गदर्शन जो आप चाहते हो, केपी अहिरवाल साहब जवाब देने के लिए उपस्थित हैं। फ़ोन नंबर आपको पता ही है, फ़ोन कर सकते हैं और अपनी समस्याओं के समाधान तत्काल ही प्राप्त कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 0755 266 0049,
और 180023300040 फ़ोन कीजिएगा और ज़रूर से ही अपनी जिज्ञासाओं का समाधान भी प्राप्त कीजिएगा। अरमान साहब, अगर हम देखें तो इस समय यद्यपि बरसात बिल्कुल सही टाइम से शुरू हुई, लेकिन कहीं कहीं पानी खिंच गया और अब एक आज जैसे भोपाल में था, पानी कुछ छींटे आए हैं, जीवन रक्षक जैसे सिंचाई फिर से आ रही है। क्या हम ये माने कि फसलों की स्थिति अभी संतोषजनक है? फसलों की स्थिति तो संतोषजनक मान सकते हैं, परंतु वर्षा की स्थिति संतोषजनक नहीं मान सकते जी। जो आज की स्थिति में बारिश होना चाहिए उतनी वर्षा आज की तिथि तक वर्षा नहीं है, वर्षा कम है और कुछ प्रदेश के कुछ ज़िलों में कम वर्षा हुई है जी। तो इसको भी हमको ध्यान रखना है कि जहाँ पर पानी पर्याप्त मात्रा में गिर चुका है उसको हम लोगों को देखना पड़ेगा कि धान के बारे में विशेष रूप से जहाँ पानी पर्याप्त मात्रा में है तो वहाँ धान की रोपाई का काम, ब्यासी का काम, ये सब चीज़ें करना चाहिए। और सोयाबीन की जहाँ तक बात है कि सोयाबीन करीब हमारे पूरे प्रदेश में 55 लाख हेक्टेयर में बोया जा चुका है, तो जैसा कि विभाग बता रहा है। तो इसमें जो है सोयाबीन में सबसे बड़ी समस्या रहती है नींदा की। तो नींदा के लिए यांत्रिकीकरण से यदि हम नींदा की निकालना शुरू कर दें और इस कचरे को हम नाडेप या खाद बनाने के रूप में करें तो किसानों के लिए आम गुठलियों के दाम भी प्राप्त हो सकते हैं। बिल्कुल, तो कचरे का सदुपयोग करना है, लेकिन अहरवाल साहब जहाँ पे पानी अगर थोड़ा सा और लंबा खींच हो जाती है, खींच बोलते हैं ना, बरसात खिंच जाती है तो अगर थोड़ा और ज़्यादा खिंच जाता है तो क्या हमको जीवन रक्षक सिंचाई स्प्रिंकलर के ज़रिए देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। अगर मान लो इस तरीके की स्थिति है कि ज़मीन थोड़ी सूख रही है तो पानी स्प्रिंकलर के माध्यम से आप दे सकते हो ताकि खेत में नमी बने। विशेषकर सोयाबीन में तो आप अच्छे से स्प्रिंकलर चला सकते हैं और कर सकते हैं, परंतु नींदा बहुत ज़रूरी है जी। खेत से नींदा आप किसी भी तरीके से निकालें और नींदा को, जो कचरा आपका नींदा के रूप में आता है उसको नाडेप या वर्मी कंपोस्टिंग के रूप में जो है ना उपयोग करें। तो लेकिन होती क्या दिक्कत है कि अगर पानी चला गया है या सूखा थोड़ा सा स्थिति आ गई है, उसी वक्त भी दुश्मन ज़्यादा सक्रिय होता है, नींदा बहुत तेज़ी से पनपता है, तो आप जब दवा नहीं दे सकते तो क्या यंत्रीकरण ही सही तरीका है? यंत्रीकरण ही बहुत अच्छा तरीका है। इसलिए देखिए यंत्रीकरण से दो काम होते हैं जी। एक तो आपकी मिट्टी पलट जाती है, नीचे का ऊपर की मिट्टी नीचे हो जाती है, तो इससे जो है ना मॉइस्चर कंजर्वेशन का काम हो जाता है और नींदा तो निकलता ही है जी आपका। और जो आपने फर्टिलाइजर बेसल रूप में जो डाला है वो ज़मीन के अंदर जम नहीं पाता और वो ऊपर में आ जाता है। और अगर आपने उसके बाद स्प्रिंकलर से सिंचाई दे दी तो आपके पौधे की बढ़वार बहुत अच्छी हो जाएगी। जी जी। तो मतलब जो जंगली पौधों से प्रतियोगिता हो रही है फसल की, उसको कम करके, उसकी पानी की मात्रा को कम करके हम पौधे के लिए नमी संचित रख सकते हैं और हवा लग जाती है पौधों की जड़ों को तो फायदा हो ही जाता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और तुरंत ही वापस लौटने के समय। इस कल को बेहतर बनाने की चाह में हम आज मेहनत करते हैं। कोई चाहता है छोटे घर से बड़े मकान में प्रवेश हो जाए, 2 पहियों से 4 पहियों पर सवार हो जाए। इन चाहतों को पूरा करने के लिए जरूरत है आज से बेहतर आयामों को अपनाने की, और इसीलिए आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने की चाहत में बायर के सोलोमन का उपयोग करें। आकर्षक कीमत में 5 अनोखे फायदे, बने बेहतर, चुने बेहतर। बायर सोलोमन। फूल अवस्था में कोराजन की पहल से मिले सोयाबीन की स्वस्थ और बेहतरीन फसल। सही समय पर कोराजन का इस्तेमाल दे इल्लियों पे लंबे समय तक नियंत्रण, जिससे मिले स्वस्थ फसल, अधिकतम फूल और फलियां, जो दे एक समान मोटे मोटे दाने और भरपूर पैदावार। तो भाइयों, फूलों की अवस्था मांगे कोराजन की सुरक्षा। बायर का सोलोमन, बने बेहतर, चुने बेहतर। तो इक्के दुक्के फायदों के साथ संतुष्ट क्यों हो, जब बायर सोलोमन दे सकता है आकर्षक कीमत में 5 अनोखे फायदे। बायर सोलोमन, 5 काम, 1 नाम। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए।
अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भाई, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आज हम बातचीत कर रहे हैं केपी अहिरवाल साहब से, जो कि संचालक कृषि हैं, और इनसे हम बात बढ़ाएं इससे पहले आस्था के हमारे किसान भाई राजा जी हमसे बातचीत करना चाहते हैं। किसान भाई, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जी बताएं, बोलिए जी। सर मैं डॉक्टर से ये पूछ रहा था जी कि मैंने ना, मेरी 5 एकड़ जमीन है, तो वो 5 एकड़ जमीन में एक बार सोयाबीन बोया, 2 बार सोयाबीन बोया, तीसरी बार में सोयाबीन जो उगा है वो दूरी पे बहुत है, छीटा बहुत है। वो आपने 3 बार सोयाबीन क्यों बोया भाई? मैं उसको क्या रखूं कि उसको मतलब बक्खर वक्खर फेर के चने का इंतजार करूं? नहीं भाई, आपने बार बार सोयाबीन बोया क्यों? जी अच्छा, 3 साल से आप लगातार सोयाबीन वो रफा गया था, जैसे बोया उस दिन पानी बहुत आ गया था। जी जी। तो वो उगा नहीं, फिर दूसरी बार बोया। हाँ जी जी, आपकी बात समझ में आई। जब भी पानी आ गया। जी जी सर, आपकी जवाब देंगे, अहिरवाल साहब आपको बताएंगे। अब जो तीसरी बार बोया है तो वो छीटा बहुत है वो। जी जी बिल्कुल। क्या बोल रहे थे सर? इन्होंने 3 बार बोया है। हाँ। एक बार बोया पानी नहीं आया, दूसरी बार बोया तो ये एक बार तो पानी में खराब हो गया। हाँ, उसके बाद फिर पानी में खराब हो गया तो और अभी छीदा है, अभी छीदा है। अब अगर ऐसी स्थिति है तो मेरा तो सुझाव यही है कि आप जुताई कर दें और चने की फसल के लिए आप अपनी ज़मीन तैयार कर लें। अगर बहुत ज़्यादा छीदा है तो आपको कोई मतलब नहीं चाहिए, और ये नहीं तो आप इसको बखर नहीं करके मिला देंगे तो हरी खाद बन जाएगी। जी जी जी। लेकिन हम आपसे अनुरोध जरूर करेंगे, ये बड़े दुख की बात है कि आपको तीन बार बुआई करना पड़ रही है। बिल्कुल गलत आप है। समय का ध्यान नहीं रखते हैं। आपसे जब किसान हो, हमारे किसान भाइयों, हम आपसे जब बार बार कहते हैं, कृषि दर्शन कार्यक्रम में भी हम आपको बार बार याद दिला देते हैं कि कम से कम ज़मीन में 4 इंच नमी हो तब हमको बोना है। फसल बीमा जरूर करा लें ऐसी स्थिति में। और ये बात जैसे कि सर ने कही है, ये बहुत ज़रूरी सी बात 31 तारीख तक है जी, 31 जुलाई तक। तो फसल बीमा आप जरूर कराएं। अगर आप ऋणी किसान हैं तो आपका फसल बीमा हो गया होगा। अगर आप अऋणी किसान हैं तो आप किसी जो बीमा एजेंसी हैं उनसे करवा लें, नहीं तो कोऑपरेटिव बैंक, किसी भी बैंक में जाकर के आप फसल बीमा जरूर कराएं। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आप जैसे किसान भाइयों के लिए ही है जिनकी फसल नष्ट हो जाती है, इसीलिए थी। जी जी जी। लेकिन एक तो यह है कि हमें समय से बोनी करना चाहिए और उन जगहों पर करना चाहिए जहां पर नुकसान होने की संभावना कम है। अगर डूब की ज़मीन में आप निचली ज़मीन में आप करेंगे तो निश्चित रूप से नुकसान हो सकता है। वहाँ तो हमको धान जैसी फसलें करना चाहिए। जी, तो हमें उम्मीद है कि अगली बार आपसे शायद ये गलती ना हो। जी, हमारे नियमित एक दर्शक शेर सिंह राजपूत जी हैं जो शाजापुर से हमसे बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत आपका शेर सिंह जी, जानना चाहेंगे आपका प्रश्न। जी नमस्ते। मैं शेर सिंह राजपूत ग्राम बजाड़ा से बोल रहा हूँ। जी हाँ, बोले राजपूत साहब। सर हरियाली अमावस की शुभकामना आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे क्या है कि हमारी फसल सोयाबीन की 15 से 20 दिन की हो गई है और जैसे मौसम ऐसा है कि पानी गिर ही नहीं रहा जी, तो ऐसे में हम सोयाबीन में दवाई मतलब कब तक छिटक दे? मतलब पानी गिरे तब 20-25 दिन की हो जाए तब भी छिटक सकते हैं? और कौन सी दवाई छींटे खरपतवार के लिए? खरपतवार के लिए देखिए, खरपतवार के लिए आपकी 25 दिन की जब फसल हो गई तो अब दवाई छींचने का उतना महत्व नहीं है। अब मेरा आपसे निवेदन है कि जो यंत्र हैं, डोरा है, कुल्फा है, इनके माध्यम से आप जो है ना अपनी नींदा निकाल लें
और स्प्रिंकलर यदि आपके पास में हो, निकालने के बाद आप स्प्रिंकलर से एक सिंचाई दे दें, आपकी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि अभी खरपतवार नाशी दवाओं से बचना चाहिए, क्योंकि उसको चाहिए नमी सर, नमी चाहिए, नमी नहीं होगी तो नुकसान कर देगा, वो फसल को नुकसान कर सकती है, फसल पीली पड़ सकती है। बचें किसान भाई। और जैसे सर अगर ये खरपतवार डोरा चला देते हैं, क्या इसके बाद गोमूत्र या जो हमारी देशी खाद है बहुत अच्छा, उसका उपयोग अच्छा होगा? बहुत अच्छा, गोमूत्र का स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है, कल्चर है, इसका उसमें मिला करके, जैसे ट्राइकोडर्मा है, इसको मिट्टी में मिला करके आप ट्रेंचिंग भी कर सकते हैं, और तसले में मिट्टी मिला करके इसका अगर छिड़काव कर देंगे तो भी आपकी फसल जो है ना बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ट्राइकोडर्मा जो कि जैविक फफूंदनाशी है, आपकी फसल को नुकसान ना हो उसके लिए बहुत अच्छा है। और कल्चर पीएसबी जो प्राकृतिक रूप से आपको नत्रजन और फास्फोरस देते हैं, सोयाबीन के लिए तो वरदान है। लेकिन सर जो धान के किसान हैं उनको प्राकृतिक रूप से नत्रजन मिल सके बिना रसायनों के, उसके लिए वो क्या करें? आप किसान भाई पहले से भी जानते हैं कि इसके लिए राइजोबियम एक कल्चर आता है जी, उसका उपयोग करें, और बीजीए कल्चर जिसका नाम सुना होगा, ब्लू ग्रेन एल्गी बीजीए हम लोग बोलते हैं, तो इसका भी खेत में स्प्रे करके जहाँ पानी है और उसमें मिट्टी के रूप में वो रहता है, उसमें बैक्टीरिया रहते हैं, तो उसको अगर उस पानी में डाल दें तो अपने आप चोई टाइप की उसके ऊपर जम जाएगी, जो आपकी नाइट्रोजन की मात्रा धान के लिए पर्याप्त रूप से उसकी भरपाई करेगी। अरे मतलब धान की अभी कुछ रोपाई बाकी है, कुछ क्या काफ़ी कुछ बाकी है, ऐसे में किसान भाइयों को क्या सावधानी रखते हुए रोपाई कर लेना चाहिए? देखिए, जिन किसान भाइयों के पास पानी की सुविधा है, स्वयं के स्रोत पानी के हैं, उनको तो रोपाई में अब देरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जिनके पास में बिल्कुल पानी ही नहीं है और थोड़ा बहुत पानी यदि आस पड़ोस से मिल सकता है तो ही रोपाई करें। सूखे खेत में रोपाई करना किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है। जी जी जी। अच्छा, कुछ क्षेत्र में जैसे हमारे शेड्यूल साइड में या जो छत्तीसगढ़ से लगे हुए क्षेत्र हैं वहाँ पे ब्यासी होती है, तो ब्यासी हमारे किसान भाइयों को कर लेना चाहिए क्या? देखिए, ब्यासी के लिए खेत उसी प्रकार का किसान तैयार करता है कि पहली बारिश हो और खेत में पानी भरे। अच्छा। इस टाइप का खेत जो है ना वो पहले ही से बना के रखते हैं, मतलब मेड़ जिसको बोलते हैं, चारों तरफ उनकी मेड़ रहती है तो पानी भर जाता है। और ये महीना अगर 2-4 पानी भी गिर गया तो खेत में पर्याप्त रूप से पानी रहता है। वैसे 5 से 7 सेंटीमीटर तक पानी अगर खेत में है तो ब्यासी अच्छे तरीके से की जा सकती है। और उसके बाद ब्यासी करने के बाद उनका कचरा तो उसमें दबा ही जाता है, और उसके साथ में गैप फिलिंग जिसको बोलते हैं हम, तो जो रोपा के पौधे हैं बीच बीच में जहाँ कमी है उन पौधों को लगा दें तो बहुत अच्छे परिणाम उसके मिलते हैं। और वैसे भी जब ब्यासी हो जाती है तो लपक के फसल आती है धान की, तो मजा आ जाता है ना, बहुत सुंदर फसल आती है ना। तो आपकी फसलें बहुत सुंदर हों, बहुत स्वस्थ हों, बहुत अच्छी उत्पादन दे सकें, इस कामना के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इस कल को बेहतर बनाने की चाह में हम आज मेहनत करते हैं। कोई चाहता है छोटे घर से बड़े मकान में प्रवेश हो जाए, 2 पहियों से 4 पहियों पर सवार हो जाए। इन चाहतों को पूरा करने के लिए जरूरत है आज से बेहतर आयामों को अपनाने की, और इसीलिए आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने की चाहत में बायर के सोलोमन का उपयोग करें। आकर्षक कीमत में 5 अनोखे फायदे, बने बेहतर, चुने बेहतर। बायर सोलोमन। फूल अवस्था में कोराजन की पहल से मिले सोयाबीन की स्वस्थ और बेहतरीन फसल। सही समय पर कोराजन का इस्तेमाल दे इल्लियों पे लंबे समय तक नियंत्रण, जिससे मिले स्वस्थ फसल, अधिकतम फूल और फलियां, जो दे एक समान मोटे मोटे दाने और भरपूर पैदावार। तो भाइयों, फूलों की अवस्था मांगे कोराजन की सुरक्षा। अरे सुन तो, मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह,
इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। एक बार पुनः स्वागत है हमारे किसान भाइयों का कृषि दर्शन के इस सजीव फोन इन कार्यक्रम में। जैसे कि आप जानते हैं कि फ़ोन करके भी आप अपनी प्रश्न यहाँ रख सकते हैं और उसके जवाब आपको तत्काल ही हमारे विशेषज्ञ देते हैं। हम बातचीत कर रहे हैं आज केपी अग्रवाल साहब से। लीजिए, फ़ोन आ भी गया। बालाघाट के ये हमारे किसान भाई हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। गोविंद बालेश्वर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। जी, प्रश्न कीजिए और अपने टीवी की आवाज़ को धीमा करके कीजिए। जी, ये बात तो उनसे नहीं हो पा रही है, लेकिन उन्होंने धान के खरपतवार नियंत्रण के संबंध में बात की है। धान का खरपतवार जो है, खरपतवार नियंत्रक की बात उन्होंने की है। तो धान के खरपतवार जितने भी मतलब हैं, तो उसको तो बीटाक्लोर दवा आती है, उसको डाल करके नष्ट किया जाता है। मुख्यतः वही चलता है आपके, चाहे छत्तीसगढ़ का जो इलाका है, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, इन सब में, तो उससे नष्ट किया जा सकता है। और दूसरा जो है ना, रुपाई करते हैं तो खेत को साफ करके ही करते हैं, और ब्यासी अगर कर रहे हैं तो वो तो ऑटोमेटिक जो है ना यांत्रिकरण वो हो ही जाता है उससे। तो ये विधि इनको उपयोग में करना चाहिए। जी बिल्कुल, ब्यूटाक्लोर का उपयोग करें, 3 से 4 लीटर प्रति हेक्टेयर करें। लेकिन अगर किसी खास तरह के हैं खरपतवार तो और फिर वो नहीं होते हैं, तो फिर आप अपने कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि अधिकारियों से बातचीत करके खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन सब जैसे कि हमने कहा कि सोयाबीन बोना तो अब उतना लाभकारी नहीं रहेगा। अगर मजबूरी ना हो तो ना बोएं। लेकिन फिर बोएं क्या, क्योंकि अभी भी 15-20% बोनी बची है हमारे किसान। देखिए, हमारे यहाँ परंपरा थी कि हरियाली त्यौहार के बाद जी सामान्यतः किसान जो है, जो धान का क्षेत्र था उसमें मेड़ों के ऊपर तुअर लगाते थे, अरहर लगाते थे। तो तुअर मेड़ों के ऊपर लगा सकते हैं, आपका उड़द लगा सकते हैं, मूंग लगा सकते हैं, और एक अमारी होती है, हमारी जी खट्टी हमारी भी लगा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ मूंग उड़द के साथ जो है तिल बहुत अच्छा फायदा देती है, तिल भी लगा सकते हैं। और जो सामान्य एरिया है जिसमें हम किसी कारण बस पानी ज़्यादा होने के कारण या पानी ना गिरने के कारण हम फसल नहीं लगा पाए, जो सोयाबीन की फसल नहीं लगा पाए, तो वहाँ मूंग उड़द लगा सकते हैं, आपका मक्का लगा सकते हैं। और इसके साथ यदि आपके पास में पानी की सुविधा है तो साग सब्जी के लिए बढ़िया मौसम है, मौका है, जिसमें आपको मिर्ची है, भटा है, टमाटर है, कद्दू वर्गी फसलें जितनी भी हैं, वो सारी की सारी अभी जो है ना आप उसकी रोप लगा सकते हैं। तो अगर सब्जी लगाते हैं तो नियमित आय का स्रोत है ही आपके पास, आप रोजाना तोड़ें, रोजाना कमाई करें। बिल्कुल। और मूंग उड़द आपने कहा कि ये बहुत अच्छी फसलें हैं, बहुत अच्छा विकल्प है, दलहनी फसलें हैं। अगर मूंग उड़द अभी लगा लें तो क्यों ना सर दूसरी और तीसरी क्रॉप की भी हम योजना बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तीसरी क्रॉप आराम से आप ले सकते हो। मूंग उड़द लगाई तो आप गेहूँ, बाद में आप गेहूँ लगा सकते हो, और उसके बाद फिर समर में अगर आपके पास पानी है तो फिर मूंग उड़द भिंडी लगा सकते हो। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है लगाने के लिए, तो रबी अच्छी अगर आपको लेना है तो सनई, ढेंचा, लोबिया और ये सारी फसल लगा के, हरी खाद, तो इसकी जो है ना मल्चिंग खेत में 45 दिन के बाद आप कर देंगे तो आपकी मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी और भरपूर पोषक तत्व उस मिट्टी में हो जाएंगे, जो आपकी रबी की जो भी फसल लगाएंगे उसके लिए वो लाभदायक है। और अनिवार्य साहब, कितनी अच्छी बात आपने कही। अगर 3-4 साल के अंतराल में हरी खाद लगाते रहें तो खेत तो चकाचक हो जाता है। बिल्कुल, वो तो मलाई है जी बिल्कुल। आप जो है ना, जो बोलते ना कि चेहरे पे चिकनाई नहीं है, तो मिट्टी को चिकनाई देने का काम करता है, जिसमें सारे पोषक तत्व रहते हैं, ह्यूमस रहता है, जिससे मिट्टी जो है ना भुरभुरी हो जाती है और पोरोसिटी बढ़ती है, जल धारण क्षमता बढ़ती है। और फर्टिलाइजर या केमिकल जो भी आप डालते हो
उसके लिए एक पोषक तत्व की मात्रा डालते हो, उसमें पौधे में लेने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो जो जलाने वाला खाना दे रहा हो खाद से, रासायनिक खाद से, उसके बजाय कुछ हरा हरा भी हम अपनी ज़मीन को खिलाएंगे तो बढ़िया फायदा होगा उसका। ये बहुत अच्छी आपने बात कही कि विकल्प तो अभी हैं। खाने के साथ में चटनी मिल जाए तो थोड़ा आनंद बढ़ जाता है, स्वाद बढ़ जाता है। स्वाद बढ़ जाता है। अरहर की आपने बात कही, अरहर मेड़ों पर अगर हम लेते हैं बोनस क्रॉप भी है। बिल्कुल। साथ में जो हवा चलती है, अभी जब शुरुआत होगी सितंबर अक्टूबर में, और ठंडी हवाएं जो आती हैं उससे बचाव के लिए तो बहुत अच्छी है। बचाव नहीं, धान के जो स्पाइकलेट रहते हैं जी, जो गिर जाते हैं, उसके लिए अरहर बहुत बड़ा काम करती है। क्या बात है। और इसके बाद जो रबी भी आएगी, अरहर तो अपनी 8 महीने चलेगी, 9 महीने चलेगी, तो रबी की जो इसके लिए मेड़बंदी कर लेती है। बहुत ही अच्छी बात है। पानी भी रोकती है, हवा भी रोकती है, ठंडी हवा भी रोकती है, पाला भी रोकती है। तो ऐसी फसलें हमें ज़रूर से लेना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बोनी अब तक कंप्लीट हो गई होगी, नहीं हो गई हो तो निश्चित रूप से जो हमने उपाय बताए हैं उसको कीजिए। थोड़ी सी सावधानी रख के बहुत अच्छे से आप बुआई करके ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में कहते हैं वेल बिगन हाफ डन। अगर अच्छी शुरुआत की जाए तो आधा काम तो वैसे ही अच्छा हो जाता है। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं, हरियाली अमावस्या की भी शुभकामनाएं, अच्छे उत्पादन के लिए शुभकामनाएं, और आपसे विदा लेने का आप समय आ चुका है। आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार।